सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बातचीत से सुलझे राम मंदिर का मसला, सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थ नियुक्त करने की पेशकश, पक्षकारों ने किया खारिज। ईवीएम हटाने की मायावती की मांग, कहा इसी सत्र में बने कानून, चुनाव सुधार पर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा। आयकर और पैन कार्ड के लिए आधार जरूरी करने की तैयारी, नकद लेन देन की सीमा 3 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव, विपक्ष का वित्त विधेयक में अनुचित तरीके से संशोधन लाने का आरोप। मियार पर बिजली परियोजना रोकने की खबरों को भारत ने किया खारिज, पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट को बताया गलत। इस्लामाबाद में 2 दिन चली सिंधु आयोग की बैठक खत्म। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज की आखिरी टेस्ट की तैयारी, कांगड़ा पहुंची दोनों टीमें। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अश्विन को पछाड़ जडेजा नंबर 1 गेंदबाज। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए अदालत से बाहर आम राय बनाने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को इस दिशा में काम करना चाहिए। कोर्ट ने मध्यस्थ नियुक्त करने का सुझाव भी रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर का मामला बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि आम राय की कोशिश होनी चाहिए। कोर्ट का कहना था कि यह मामला धर्म और भावनाओं से जुड़ा है, सभी पक्ष एक साथ बैठकर सर्वसम्मत नतीजे का प्रयास करें। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को संबंधित पक्षों से बातचीत करने और 31 मार्च तक जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। जो सवाल उठा, मैंने कहा, मैंने जो मुस्लिम पार्टीज हैं उनके साथ मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि कोर्ट के फैसला के बिना हमारे समुदाय में संदेह हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि मध्यस्थ भी करना है और वो आपके आदेश पर होनी चाहिए। निर्मोही अखाड़ा मेन पक्षदार है, पार्टी है, वो मुझसे अगर बात करना चाहते हैं मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। रहा विश्व हिंदू परिषद कोई पार्टी नहीं है, न हिंदू महासभा कोई पार्टी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रस्ताव भी रखा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी पक्षों को मध्यस्थ चुनना चाहिए। अगर सभी पक्ष मुख्य न्यायाधीश की मध्यस्थता पर राजी हैं, तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। पीठ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे न्यायाधीश भी मध्यस्थ बन सकते हैं। बाबरी एक्शन कमेटी अदालत से बाहर समझौते के पक्ष में नहीं है। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद मीडिएट करें, हमें उन पर भरोसा है। वो कोई टीम नॉमिनेट करे सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उन पर ही भरोसा है। वो हियरिंग करें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते हैं, और वो इसके लिए कोई ऑर्डर पास करेंगे तो हम उस पर गौर करेंगे। न्यायालय का लोग सम्मान करते हैं, परंतु अब विचार किससे किया जाए। यानी मुसलमान तो कभी ये नहीं चाहेगा कि वह मंदिर बने। ऐसी स्थिति में विचार करने की क्या उपादेयता है। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया था। जमीन 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया गया, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बंटनी थी। इसके खिलाफ सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार के साथ राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सभी दल मामले की तेजी से सुनवाई भी चाहते हैं। अयोध्या के निवासी भी सुप्रीम कोर्ट की राय से सहमत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो मध्यस्थ को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने को तैयार है। बहुत बड़ा कदम उठ गया, और अगर ये हो जाता है तो एक मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक कदम होगा, और देश के विकास के लिए, देश में अमन चैन लाने के लिए अपने आप में एक बहुत। सरकार की क्या भूमिका होने वाली है इसमें? सरकार की भूमिका जो भी हमारे जो होगा नेगोशिएशन में, हम उसको एनकरेज कर सकते हैं नेगोशिएशन के लिए, वो पूरी भूमिका सरकार निभाएगी। मुझे लगता है दोनों पक्षों को बैठ करके विवाद के समाधान के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए। सरकार से जो सहयोग लोग चाहेंगे, हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पहल जरूरी थी। भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र आदित्यनाथ, जो कि अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वे किस रास्ते पर जाते हैं, ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें पहल करना चाहिए। सीपीएम और एआईएमआईएम का मानना है कि यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। उस जमीन का मलकियत किसके पास है, वो है कानूनी मसला जिसके बारे में कोर्ट को राय देनी है। तो वो अपना राय दें, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेगी बात।
तो हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा यकीन करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं देगा, जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया रूल ऑफ लॉ के ऊपर और एविडेंस के ऊपर, और ये टाइटल का डिस्प्यूट है, कोई पार्टनरशिप का डिस्प्यूट नहीं है। अयोध्या के स्थानीय निवासी भी अदालत की बजाय आम राय को ही सही रास्ता मान रहे हैं। हिंदू परिषद, मुस्लिम परिषद, ये दोनों एक साथ बैठ करके आपस में इसका समझौता कर ले तो बेहतर है। अयोध्या के जो प्रॉपर लोग यहाँ के रहने वाले वो तो यही चाहते हैं कि बैठ के सुलझाया जाए मसला बिना विवाद के। अयोध्या में राम मंदिर का मामला 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सभी पक्षों की मांग है कि मामले की तेजी से सुनवाई हो। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के 3 दिन बाद भी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इस बीच मुख्यमंत्री बनने के बाद कल पहली बार दिल्ली पहुंचे आदित्यनाथ योगी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की। आदित्यनाथ ने दोनों नेताओं से विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा की। इसके अलावा आदित्यनाथ योगी गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से भी मिले। गोरखपुर से सांसद आदित्यनाथ योगी ने संसद की कार्रवाई में भी हिस्सा लिया। लोकसभा में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बिना भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लिए काम करेगी। सबका साथ और सबके विकास की तर्ज पर अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की नई सरकार स्थापित करेगी। हम हर जाति, हर वर्ग और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग संकल्पित होकर के कार्य करेंगे। जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से कल मुलाकात की। उन्होंने सरकार से कर्ज माफ करने और राहत पैकेज की मांग की। वित्त मंत्री ने आरबीआई और बैंक अधिकारियों से बात करके जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु से आए किसानों का प्रदर्शन 8वें दिन जारी है। इनका आरोप है कि सूखे की मार और कर्ज न चुका पाने के कारण राज्य में पिछले साल करीब 400 किसानों ने आत्महत्या की। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार किसानों का पुराना कर्ज माफ करे और नया कर्ज मुहैया कराया जाए। No funds has been released till now. That is why they are fighting here today. No funds has been released and they are fighting for more than 70 days. After submitting the report, it's been 70 days since the report has been submitted, but there is no funds released till now. प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कई सांसदों के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने उनको जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। We met Arun Jaitley with the Deputy Speaker Thambidurai and 15 other MPs. I will take action within 2 days. I will call Reserve Bank officers and the bank officials, discuss. I will take necessary action within 2 days. राज्यसभा में शून्यकाल में जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों के प्रदर्शन का मुद्दा उठा। They are not getting remunerative price and they are agitating. They are demanding their loans must be waived off and they must get MSP, they must get remunerative price. तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा समेत कई इलाके सूखे की मार से पीड़ित हैं। किसान कर्ज के बोझ में दबे हैं। इसके चलते राज्य में कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। चुनाव सुधार के मुद्दे पर राज्यसभा में आज चर्चा होनी है। इससे पहले कल बीएसपी प्रमुख मायावती ने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। राज्यसभा में मुद्दा उठाते हुए उन्होंने बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जीत हासिल करने का आरोप लगाया। मायावती का कहना है कि विपक्ष में रहने पर खुद बीजेपी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंच चुका है। शीर्ष अदालत में 24 मार्च को सुनवाई होगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने राज्यसभा में ईवीएम की विश्वसनीयता का मुद्दा उठाया। उन्होंने नियम 267 के तहत सदन में इस पर चर्चा की मांग की। मायावती ने चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल खत्म करने के लिए इसी सत्र में एक कानून बनाए जाने की मांग की। सभापति जी, मैं कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश आप जरा सुनिए, उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ है आप जरा सुनिए, गड़बड़ी की गई है। मेरे को जरा सुनिए, हत्या की गई है। मेरे को जरा सुनिए। चाहती है नो, सत्र के अंदर मेरे को कानून आना चाहिए। इसी सत्र के अंदर कानून आना चाहिए। प्लीज लिसन टू मी। व्यवस्था वो लागू नो प्लीज, ईवीएम नो प्लीज लिसन टू मी। हालांकि केंद्र सरकार ने उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया। भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है
उन्होंने बार बार आश्वस्त किया है कि ईवीएम टेक्नोलॉजिकली कंप्लीटली परफेक्ट है। तो आज जब हारे हैं, इतनी बुरी तरह से हारे हैं, वो 7 हो गए हैं, ये 19 हो गई है, वो 45 हो गए हैं। उपसभापति पीजे कुरियन ने जानकारी दी कि बुधवार को सदन में चुनाव सुधारों पर अल्पकालिक चर्चा होनी है, जिसमें इन बिंदुओं को उठाया जा सकता है। The discussion is slated for tomorrow. A discussion on electoral reforms is already slated for tomorrow, and that will take care of all these points. Therefore, no need of a discussion now. उधर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। वकील ML शर्मा ने चुनावों में ईवीएम पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये राइट नहीं बनता आज आकर के कोर्ट में कहे कि ईवीएम मशीन डिफेक्टिव है, क्यों? ऑलरेडी पोल कंडक्ट कर चुकी हैं। उनको कंप्लेंट पहले करनी चाहिए थी, उन्होंने किसी ने कंप्लेंट नहीं की। और ये हमारी कोई पॉलिटिकल पिटीशन नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, हमारी डेमोक्रेसी इसी के ऊपर रिलाई करती है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद मायावती के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। मायावती पहले ही इस मुद्दे को अदालत में ले जाने की बात कह चुकी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने बयान जारी कर ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंकाओं को खारिज किया था। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने नकदी में लेन देन की सीमा को 3 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा कंपनियों की तरफ से निर्वाचन ट्रस्ट को दिए जाने वाला चंदा भी चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए ही दिया जा सकेगा। मंगलवार को लोकसभा में चर्चा के लिए रखे गए वित्त विधेयक में इसका प्रस्ताव रखा गया है। विपक्षी दलों ने कल लोकसभा में सरकार पर वित्त विधेयक के सहारे कई संशोधनों को लाने का आरोप लगाया, जो धन विधेयक के दायरे में नहीं आते। लोकसभा में मंगलवार को वित्त विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए रखा गया। वित्त विधेयक में किए गए संशोधनों का वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि सभी संशोधन कर प्रशासन से जुड़े हैं और धन विधेयक की परिभाषा के दायरे में आते हैं। Therefore, if the substantial portion of the bill aims at the imposition, abolition of any tax, then other provisions will be incidental and their inclusion cannot be said to be take away from the category of a money bill. विपक्षी दलों ने वित्त विधेयक के संशोधनों का विरोध किया। विपक्ष ने मांग की कि वित्त विधेयक के जरिए सरकार 40 मौजूदा कानूनों में संशोधन लेकर आई है, जिन्हें अलग से लाया जाना चाहिए, जो धन विधेयक की परिभाषा के दायरे में नहीं आते। 40 acts to be amended means you have to come with a separate distinct legislation before the house. My point is, madam, it is a backdoor legislation. Let the finance bill consist of only the taxation proposals. Let us pass it without much ado. And let us keep the other bills in suspension. बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स के अंदर बदलाव हो रहे हैं, खास तौर पे ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग की जहां तक बात है, हमारा सुझाव है कि सरकार को एक अलग बिल लाना चाहिए था ट्रांसपेरेंसी इलेक्टोरल फंडिंग एक्ट के नाम से। सरकार ने नकदी में लेन देन की सीमा को 2 लाख रुपए कर दिया है। बजट में 3 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई थी। तय सीमा से ज्यादा नकद में लेन देन करने वालों को 100% जुर्माना देना होगा। वित्त विधेयक पर चर्चा बुधवार को भी जारी रहेगी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार नंबर को भी जरूरी करने जा रही है। मंगलवार को लोकसभा में चर्चा के लिए रखे गए वित्त विधेयक के प्रस्तावों में ये भी शामिल है। इतना ही नहीं, फाइनेंस अमेंडमेंट बिल में टैक्स रिटर्न फाइल करने के अलावा पैन कार्ड के एप्लीकेशन के लिए आधार नंबर जरूरी किए जाने का प्रस्ताव है। इसके मुताबिक अगर पैन कार्ड आधार से नहीं जुड़ा होगा तो उसे अवैध माना जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पास होते हैं तो फैसला 1 जुलाई से लागू होगा। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि कानून, तस्करी और विदेशी विनिमय कानून, ट्राई कानून और सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों में भी संशोधन का प्रस्ताव है। सरकार धीरे धीरे आधार कार्ड को जरूरी सेवाओं से जोड़ रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी बनाने का फैसला किया था, लेकिन विपक्ष के विरोध और आलोचना के चलते इस निर्णय को बदल दिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को आधार संख्या के अभाव में सब्सिडी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। आयकर रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार जरूरी करने की तैयारी है और वित्त विधेयक में अब राजनीतिक चंदे के लिए निर्वाचन बॉन्ड का भी प्रस्ताव है। विपक्ष ने अनुचित तरीके से संशोधन लाने का आरोप लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी मामले में सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी किया है और जानकारी मांगी है कि उन लोगों के लिए अलग श्रेणी क्यों नहीं बनाई गई जो चलन से बाहर हो चुके नोट 30 दिसंबर तक जमा नहीं करा सके हैं। कोर्ट ने इस मामले में 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने कहा था कि वैध कारण वाले लोग 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट जमा करवा सकते हैं। ऐसे में कानून के तहत शक्तियां होने के बावजूद ऐसे लोगों के लिए श्रेणी क्यों नहीं बनाई गई। आरबीआई ने शर्तों के साथ सिर्फ एनआरआई लोगों के लिए ही 31 मार्च की तारीख पुराने नोट बदलवाने के लिए रखी थी। कावेरी जल विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई से अंतिम सुनवाई करेगी। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल के 2007 के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की अपीलों पर अदालत 11 जुलाई से लगातार 15 कामकाजी दिन तक नियमित सुनवाई करेगी। इस बीच अदालत ने कहा कि कर्नाटक की ओर से 2000 क्यूसेक पानी छोड़ने के सभी अंतरिम आदेश अगले आदेश तक लागू रहेंगे। तमिलनाडु की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील शेखर नफाड़े ने आरोप लगाया कि ट्रिब्यूनल की ओर से केरल को सिंचाई परियोजना के लिए अंतर राज्यीय भवानी नदी पर चेक डैम बनाने के लिए जितना पानी आवंटित किया गया था वो उससे ज्यादा मात्रा में पानी ले रहा है। हालांकि केरल के वकील ने इन आरोपों को खारिज किया। अदालत ने कहा कि बांध परियोजना रोकी नहीं जा सकती, लेकिन केरल के वकील इस बारे में शपथ पत्र दे सकते हैं कि जल प्रवाह में कोई रुकावट नहीं आएगी। एचआईवी एड्स रोकथाम और नियंत्रण विधेयक 2014 कल राज्यसभा से पारित हो गया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कानून के साथ साथ लोगों को जागरूक करने पर भी सरकार का जोर है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में एचआईवी संक्रमण से 67% और मौतों की संख्या में 54% तक कमी आई है। उन्होंने बताया कि विधेयक में एचआईवी मरीजों के साथ भेदभाव को अब दंडात्मक बनाया गया है, जिसमें अधिकतम 2 साल जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। 11 suggestions have been recommended by the standing committee. 10 suggestions have been accepted. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने विधेयक में मरीज को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देने की बात को आवश्यक बनाने पर जोर दिया। The ideal solution is to remove as far as possible, because antiretroviral therapy and diagnostics should be a right of every HIV patient. सीक्रेट कैसे रखेंगे आप? आपने कहा उसको सीक्रेट रखा जाएगा, कौन सीक्रेट रखेगा? मीडिया तो सबसे पहले छाप देगा। The person who is otherwise qualified is furnished with a copy of the written assessment of a qualified and independent healthcare provider competent to do so. विधेयक के तहत किसी को भी एड्स की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। मरीज के इलाज की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। केंद्र और राज्यों में एड्स और एचआईवी पीड़ितों को एंटी रेट्रोवायरल उपचार देना होगा। राज्यों को इस तरह के रोगों के पीड़ितों की शिकायत की जांच के लिए लोकपाल नियुक्त करना होगा। बीमा कंपनियां भी अब एड्स पीड़ितों का बीमा करने से इनकार नहीं कर सकेंगी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब सीबीआई को 1 महीने के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। हाईकोर्ट ने इसके लिए सिर्फ 72 घंटे का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें शीर्ष अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई थी। 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान मीडिया में यह स्टिंग टेप जारी किया गया था, जिसमें कुछ नेता कथित तौर पर पैसे लेते हुए दिखाई दिए। विपक्ष का आरोप है कि टेप में दिख रहे लोग टीएमसी के नेता हैं। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में कल लगातार दूसरे दिन रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर रहे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर डॉक्टरों को फटकार लगाई है। सख्त रवैया दिखाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम नहीं करना चाहते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मरीजों को हो रही परेशानियों का हवाला देते हुए रेजिडेंट डॉक्टरों से तत्काल प्रभाव से काम पर लौटने को कहा है। राज्य के 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर साथी डॉक्टरों से मारपीट का विरोध कर रहे हैं। इनके काम पर नहीं जाने से सबसे बुरा हाल ओपीडी का है। हालांकि सीनियर डॉक्टरों की मदद से आपातकालीन सेवाओं को जारी रखने की कोशिश की जा रही है। कल रात महाराष्ट्र चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव
राजगोपाल देवरा और रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकल सका। रेजिडेंट डॉक्टरों की सर्वोच्च संस्था MARD ने डॉक्टरों की ड्यूटी से अलग रहने के फैसले से खुद को अलग कर लिया है। कोर्ट का ये कहना था कि पहले उनको रिज्यूम करने को कहे और साइमल्टेनियसली हम भी अपनी तरफ से सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन करने की और कोशिश करेंगे। कानूनन कार्रवाई कोर्ट ने इजाजत दी है कि हर एक इंस्टीट्यूट अपने आप जो कानून लागू होता है उसके बी एट लिबर्टी टू यूज द सेम। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वहीं नेताओं का दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनाव आते ही दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने दिल्ली बीजेपी का दामन थाम लिया है। आदरणीय विनय सहस्रबुद्धे जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी की इस नगर निगम में ड्यूटी लगी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने MCD चुनाव में पूरी ताकत लगा रखी है। बीजेपी की ओर से 3 केंद्रीय मंत्रियों को प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रामलीला मैदान से निगम चुनाव का आगाज पहले ही कर चुके हैं। पार्टी की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज बब्बर समेत कई दिग्गज प्रचार में उतरेंगे। तो अमरिंदर सिंह जी बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ क्या क्या झूठ बोला उनके वॉलंटियर्स ने घर घर जाकर, और उस झूठ का काउंटर कैसे किया गया। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही डोर टू डोर कैंपेन करने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अप्रैल से जनसभा करेंगे। पूरी दिल्ली में 2500 से ज्यादा टीमें बनी हुई हैं। हर टीम में 4 से 5 लोग हैं और पोलिंग सेंटर के हिसाब से मतलब पोलिंग सेंटर वाइज टीमें बनाई गई हैं जो घर घर जा रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश लेकर दिल्ली की जनता के नाम। दिल्ली नगर निगम का चुनाव 22 अप्रैल को होना है। मतगणना 25 अप्रैल को होगी। ये तो तय है कि नगर निगम चुनाव के नतीजे ही भविष्य की राजनीति का रास्ता तय करते हैं। पिछले 1 दशक से निगम की सत्ता में रही बीजेपी के लिए अब ये चुनाव शाख का सवाल है, तो कांग्रेस के लिए अपनी खोई जमीन वापस पाने का, तो आम आदमी पार्टी के लिए अपनी जड़ें मजबूत करने का। कैमरामैन विजय कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारत ने मियार पनबिजली परियोजना रोकने की पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है। PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स तथ्यात्मक रूप से गलत है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चल रही मियार पनबिजली परियोजना रोकने पर सहमत हो गया है। खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद में कल खत्म हुई सिंधु जल आयोग की 2 दिवसीय बैठक में यह फैसला हुआ। फिलहाल मियार परियोजना का डिजाइन तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की कलनाई पनबिजली परियोजना और पाकलडुल पनबिजली परियोजना के डिजाइन पर भी आपत्ति जताई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज कॉमनवेल्थ देशों के ऑडिटर जनरल की 23वीं कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन के प्रवासी क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे की तकनीक का फायदा उठाने के दायरे पर विचार करेंगे। साथ ही पर्यावरण के मामले में भी एक दूसरे के अनुभव साझा किए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में 3 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 52 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन देशों की ऑडिट संस्थाओं की कॉन्फ्रेंस का आयोजन हर 3 साल पर किया जाता है। इस दौरान सदस्य देशों के सामने अहम चुनौतियों पर भी चर्चा होनी है। इससे पहले 2014 में माल्टा में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। अमेरिका और ब्रिटेन ने मुस्लिम बहुल देशों से आने वाली कुछ उड़ानों में यात्रियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने पर रोक लगा दी है। इनमें लैपटॉप और मोबाइल, कैमरा जैसे उपकरण शामिल हैं। ब्रिटेन सरकार ने सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की समेत 6 देशों की उड़ानों पर यह प्रतिबंध लगाया है। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक हवाई सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि नए नियमों के चलते होने वाली परेशानियों को कम करने की कोशिश की जाएगी। वहीं अमेरिका ने जिन 8 मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों पर पाबंदी लगाई है उनमें मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इसे एक अस्थायी व्यवस्था बताया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सऊदी अरब में फंसे 29 भारतीय कामगारों के मामले पर भारतीय राजदूत से जानकारी मांगी है। तेलंगाना के मंत्री KT रामाराव ने ट्वीट करके विदेश मंत्री का ध्यान इस तरफ दिलाया।
जिस पर विदेश मंत्री ने आदेश दिया। उन्होंने कामगारों को जल्द मदद पहुंचाने की भी अपील की। सभी कामगार तेलंगाना के रहने वाले हैं। खबरों के मुताबिक केटी रामाराव ने विदेश मंत्री को इस बारे में एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कामगारों को कई दिन तक बंधक बनाए जाने और बुनियादी जरूरतों से दूर रखने की बात कही थी। पत्र में बंधक बनाने वाली कंपनी की ओर से हर कामगार से 50,000 अमेरिकी डॉलर मांगने की भी बात कही गई। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने संसदीय प्रणाली में उच्च सदन को बेहद अहम बताया है। उन्होंने कहा, राज्यसभा में होने वाले संशोधन कानूनों को प्रभावी बनाते हैं। उन्होंने ये बात कल राज्यसभा के कामकाज पर संकलित पुस्तक कार्यरत राज्यसभा के तीसरे संस्करण के विमोचन पर कही। नए संस्करण में 2006 से 2015 की कार्यवाही के अहम बिंदुओं को शामिल किया गया है। In the past decade has been that the second look in the Rajya Sabha has added to the quality. It has not subtracted. It has added. Because there is another set of people here. बात क्रिकेट की। आईसीसी ने हाल ही में टेस्ट मैच रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय स्पिन गेंदबाज रवींद्र जडेजा पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 19 विकेट लिए। जडेजा ने आर अश्विन को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में आर अश्विन और रवींद्र जडेजा ऐसे पहले दो स्पिनर थे जो एक साथ टॉप पर थे। जडेजा 899 अंकों के साथ पहले पायदान पर और अश्विन 862 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। रांची टेस्ट में शानदार दोहरा शतक बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा 861 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दुनिया भर में आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। जल दिवस मनाने की शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य समाज में जल की जरूरत, उसके महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। जल दिवस के मौके पर भारत समेत विश्व भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और अब आखिर में हेडलाइंस। बातचीत से सुलझे राम मंदिर का मसला, सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थ नियुक्त करने की पेशकश पक्षकारों ने किया खारिज। ईवीएम हटाने की मायावती की मांग, कहा इसी सत्र में बने कानून। चुनाव सुधार पर राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा आज। आयकर और पैन कार्ड के लिए आधार जरूरी करने की तैयारी, नकद लेन देन की सीमा 3 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव, विपक्ष का वित्त विधेयक में अनुचित तरीके से संशोधन लाने का आरोप। मियारपन बिजली परियोजना रोकने की खबरों को भारत ने किया खारिज, पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट को बताया गलत। इस्लामाबाद में 2 दिन चली सिंधु आयोग की बैठक खत्म। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के आखिरी टेस्ट की तैयारी, कांगड़ा पहुंची दोनों टीमें। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अश्विन को पछाड़ जडेजा नंबर 1 गेंदबाज। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए विशेष। नमस्कार।